आज हमारे सामने रक्षा मंत्रालय की कुछ हालिया डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स, कुछ तकनीकी रिसर्च नोट्स और कई सारे डिफेंस आर्टिकल्स का एक भारी भरकम स्टैक रखा हुआ है। हाँ, काफी सारा डेटा है आज खंगालने के लिए। बिल्कुल। और इन सभी दस्तावेजों का जो केंद्र बिंदु है ना, वो है भारतीय नौसेना की नई नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जिसे तकनीकी हलकों में हम NSM-SR कहते हैं। हाँ, NSM-SR, बिल्कुल। तो जब भी हम पुराने समय के समुद्री युद्धों की बात करते हैं, तो अक्सर दिमाग में ना वो बड़ी बड़ी तोपों और भारी भरकम हथियारों की छवि उभर कर आती है। हाँ। मतलब दशकों तक यही माना जाता रहा कि हथियार जितना बड़ा और भारी होगा, दुश्मन पर उसका खौफ उतना ही ज्यादा होगा, है ना? एग्जैक्टली, वो पुराने कोल्ड वॉर वाले टाइम की सोच। हाँ वही। लेकिन आज जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि आधुनिक नौसैनिक रणनीति अब इस बड़े और भारी वाले सिद्धांत को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। बिल्कुल छोड़ चुकी है। आज की इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी मिसाइल को समझने जा रहे हैं जो 1980 के दशक की पुरानी ब्रिटिश सी ईगल तकनीक को हटा रही है और हमारी नौसेना के सी किंग 42B हेलीकॉप्टरों को एक एकदम नई पहचान दे रही है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ एक पुरानी मशीन की जगह कोई नई मशीन लाने तक सीमित नहीं है। मैं तो कहूंगी कि ये युद्ध के मैदान में हमारे सोचने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है। वही तो। और ये जो सोचने का तरीका बदल रहा है, इसे हम कैसे समझें? देखिए, इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा उस पुराने ढांचे को देखना होगा जो अब तक काम कर रहा था। मतलब सी ईगल जैसी मिसाइलें अपने समय में तो बेहतरीन थीं। अपने समय की मास्टरपीस थी वो। बिल्कुल, लेकिन वे एक अलग युग के लिए डिजाइन की गई थीं। एक ऐसा समय जब रडार सिस्टम इतने उन्नत नहीं थे और युद्धपोतों की जो रक्षा प्रणालियां होती है ना, वो आज जैसी तेज नहीं थीं। अच्छा, मतलब उस समय रिएक्शन टाइम का इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हाँ, और जो डेटा आज हमारे सामने है वो ये स्पष्ट करता है कि NSM-SR का ये जो सफल परीक्षण हुआ है, ये केवल एक और रूटीन डिफेंस अपडेट नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है। आज का समंदर वो नहीं है जो 30 साल पहले हुआ करता था। सही बात है, आज तो हर तरफ सेंसर्स हैं। एग्जैक्टली, आज ये सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और पलक झपकते ही प्रतिक्रिया देने वाले रक्षा तंत्रों से भरा हुआ है। और शायद यही कारण है कि जब हम इस नई मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं को देखते हैं, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव इसके भौतिक आकार और वजन में नजर आता है। वजन का फैक्टर बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल, क्योंकि दस्तावेज बताते हैं कि NSM-SR का कुल वजन लगभग 380 किलोग्राम है और जो पुरानी ब्रिटिश सी ईगल मिसाइल थी, उसका वजन इससे कहीं ज्यादा था, करीब 580 किलो के आसपास। हाँ, मतलब हम यहाँ सीधे सीधे लगभग 200 किलोग्राम की कमी की बात कर रहे हैं। अब 200 किलो वजन कम करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, खासकर तब जब इस मिसाइल को हवा में एक हेलीकॉप्टर से दागा जाना है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा अंतर है। और वजन में इस भारी कटौती के पीछे पूरी तरह से भौतिकी और एरोडायनामिक्स का विज्ञान काम कर रहा है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ प्लीज। जब किसी हेलीकॉप्टर के पेलोड से सीधे 200 किलोग्राम का बोझ कम हो जाता है ना, तो इसका सीधा असर उसकी उड़ान की गतिशीलता पर पड़ता है, मतलब उसकी फुर्ती पर। अच्छा, तो वो ज्यादा आसानी से मूव कर सकता है। एग्जैक्टली। एक भारी मिसाइल के साथ हेलीकॉप्टर की पैंतरेबाजी, मतलब तेजी से मुड़ने या अचानक ऊंचाई बदलने की क्षमता बहुत लिमिटेड हो जाती है। और युद्ध के माहौल में अगर हेलीकॉप्टर धीमा या कम फुर्तीला हुआ, तो वो तो दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन का बहुत आसान शिकार बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। NSM-SR के हल्के होने का मतलब है कि अब हेलीकॉप्टर न केवल तेजी से अपनी जगह बदल सकता है, बल्कि वो एक ही उड़ान में अधिक मिसाइलें भी कैरी कर सकता है। अरे वाह, मतलब एक साथ ज्यादा फायर पावर। हाँ, और इसके अलावा मिसाइल को सही गति देने के लिए इसके इंजन के डिजाइन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर। अच्छा, ये बूस्टर क्या करता है शुरुआत में? हाँ, जब मिसाइल हेलीकॉप्टर से छूटती है तो उसे ग्रेविटी के प्रभाव से बचने और अपनी खुद की एक स्टेबल उड़ान शुरू करने के लिए अचानक से बहुत भारी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये सॉलिड बूस्टर कुछ ही सेकंड में एक अत्यधिक जोरदार थ्रस्ट पैदा करता है।
और एक बार जब मिसाइल को वो शुरुआती रफ्तार मिल जाती है तो बूस्टर का काम खत्म हो जाता है और फिर वो दूसरा इंजन चालू होता है ना? बिल्कुल, जिसे लॉन्ग बर्न सस्टेनर इंजन कहते हैं। हाँ, नोट्स में भी यही लिखा है। तो ये सस्टेनर इंजन ईंधन की खपत को कंट्रोल में रखते हुए मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निरंतर और स्थिर गति देता रहता है। सही कहा। ये ऐसा ही है जैसे किसी गाड़ी को पहले गियर में भारी ताकत से आगे बढ़ाना और फिर हाईवे पर टॉप गियर में एक समान स्पीड से क्रूज करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन इन सब तकनीकी खूबियों के बावजूद मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है जो इन दस्तावेजों को पढ़ते समय मुझे लगातार खटक रहा था। अच्छा, वो कौन सा आंकड़ा है जो आपको विरोधाभासी लग रहा है? वो है इसकी मारक दूरी। मतलब इसकी रेंज। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक जो पुरानी सी ईगल मिसाइल थी उसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर हुआ करती थी। 110 किलोमीटर। हाँ, और अब हम इस नई और अत्याधुनिक नेज एसआर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी रेंज केवल 55 किलोमीटर बताई गई है। जी, 55 किलोमीटर। तो अगर पुरानी मिसाइल 110 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थी और नई सिर्फ 55 तक, तो क्या यह तकनीकी रूप से एक भारी डाउनग्रेड नहीं है? मतलब एक तरफ हम इसे भविष्य का हथियार कह रहे हैं और दूसरी तरफ हमने इसकी मारक क्षमता को आधा कर दिया। कम रेंज वाले हथियार को हम आधुनिक जरूरतों के लिए ऑप्टिमाइज्ड कैसे मान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध अब दूरी का खेल नहीं रह गया है। अच्छा, दूरी का खेल नहीं है, तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से चपलता और दुश्मन को चौंकाने का खेल बन चुका है। मतलब हमें रेंज को मारक क्षमता का एकमात्र पैमाना मानने की जो हमारी पुरानी आदत है ना, उसे छोड़ना होगा। कागज पर तो 110 किलोमीटर बहुत अच्छा लगता है सुनने में। कागज पर तो लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि इतनी दूर से दागी गई एक भारी और बड़ी मिसाइल के साथ असल में क्या होता है। भारी मिसाइलों का आकार यानी उनका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब वो रडार पर बड़ी आसानी से दिख जाती हैं? बिल्कुल। आज के आधुनिक युद्ध पोतों पर जो रडार लगे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो जब 110 किलोमीटर दूर से कोई भारी मिसाइल फायर की जाती है तो दुश्मन का रडार उसे लगभग तुरंत अपनी स्क्रीन पर पकड़ लेता है। तो इसका मतलब है कि दुश्मन को ये पता चल जाता है कि उनकी तरफ एक खतरा आ रहा है और उनके पास बचने के लिए अच्छा खासा समय होता है। एग्जैक्टली। अगर दुश्मन के पास 8 या 10 मिनट का रिएक्शन टाइम है तो वे आसानी से अपने काउंटर मेजर्स जैसे कि डिकॉय या एंटी मिसाइल प्रणालियों को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो रास्ते में उसे मार गिराएंगे। वही तो, वे उस 110 किलोमीटर वाली मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर देंगे। इसीलिए रेंज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आपकी मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाए। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और इसके विपरीत NASAM एसआर जैसी हल्की और छोटी मिसाइलें रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आती। इनका जो डिजाइन है वो स्टेल्थ यानी छिपकर वार करने पर केंद्रित है। अच्छा, तो जब इसे 55 किलोमीटर की दूरी से दागा जाता है तो क्या होता है? तो इसके छोटे आकार के कारण दुश्मन के रडार इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक ये उनके बेहद करीब ना आ जाए, और जब तक उनके रडार पे अलार्म बजता है तब तक प्रतिक्रिया देने के लिए उनके पास शायद 1 मिनट या उससे भी कम समय बचा होता है। बाप रे, सिर्फ 1 मिनट? ये तो पूरी तरह से गणित और रिएक्शन टाइम का खेल है। बिल्कुल। मतलब हमने जानबूझकर लंबी दूरी के उस फायदे को छोड़ दिया है जो असल में अब फायदा रहा ही नहीं था, ताकि हम मिसाइल को इतना छोटा और घातक बना सकें कि दुश्मन को बचाव का कोई मौका ही न मिले। एकदम सही समझे आप। अब दूरी और वजन की इस रणनीति को समझने के बाद इन रिसर्च नोट्स का एक और हिस्सा है जो मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वो कौन सा हिस्सा? देखिए, एक मिसाइल जो तेज है और रडार से बच सकती है वो तब तक बेकार है जब तक वो सही जगह पर ना गिरे, है ना? तो चलिए उस तकनीक की बात करते हैं जो इस मिसाइल को चलाती है, यानी इसका नेविगेशन सिस्टम, इसका दिमाग। हाँ, किसी भी आधुनिक हथियार की असली कीमत तो उसके गाइडेंस सिस्टम से ही तय होती है। दस्तावेज बताते हैं कि NASAM एसआर में एक बेहद उन्नत सीकर लगा हुआ है। अच्छा, ये सीकर क्या करता है? इसका काम है लक्ष्य को पहचानना और उस पर लॉक हो जाना। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत वो तकनीक है जो इसे उड़ान के दौरान समुद्र की सतह के बिल्कुल करीब रखती है। इसे तकनीकी भाषा में सी स्किमिंग कहते हैं ना? हाँ, सी स्किमिंग। और इसके लिए मिसाइल में एक रेडियो अल्टीमीटर का उपयोग किया गया है। तो ये रेडियो अल्टीमीटर असल में लगातार नीचे पानी की तरफ रेडियो तरंगे भेजता रहता है ताकि मिसाइल को ये पता रहे कि लहरें कितनी नीचे हैं और वो बिना पानी से टकराए सतह से महज कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ती रहे। बिल्कुल, वो एकदम लहरों को छूते हुए निकलती है। लेकिन इन सबसे ऊपर
नोट्स में एक और फीचर का जिक्र है जो इसे पिछली पीढ़ियों से पूरी तरह अलग कर देता है, और वो है रियल टाइम संचार के लिए इसका हाई बैंडविड्थ टू वे डेटा लिंक। हाँ, और इसी डेटा लिंक के बैकग्राउंड में हम उस अहम मील के पत्थर की चर्चा कर सकते हैं जो हाल ही में फरवरी 2025 में छपा है। वो मैन इन द लूप वाला टेस्ट है ना? एग्जैक्टली। इस परीक्षण में NSSMSR के मैन इन द लूप फीचर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, ये मिसाइल चलाने के पूरे दर्शन को ही बदल देता है। और यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम पुरानी पीढ़ियों की उन फायर एंड फॉरगेट मिसाइलों को देखें तो वे एक बार हवा में फेंके गए पत्थर की तरह होती थी। हाँ, बिल्कुल, पत्थर वाली एनालॉजी एकदम सही है। मतलब पायलट ने लक्ष्य को रडार पर देखा, लॉक किया, ट्रिगर दबाया और मिसाइल अपनी दिशा में निकल गई। उसके बाद पायलट का उस मिसाइल पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। अगर लक्ष्य वहां से हट गया या फिर बीच में कोई और आ गया तो वो मिसाइल अपने तय रास्ते पर जाकर फटेगी ही। वो तो ब्लास्ट होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नासामेसार उस फेंके गए पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं है। डेटा लिंक और कैमरे की वजह से ये एक हाई स्पीड विस्फोटकों से भरे ड्रोन की तरह काम करती है, जिसे हेलीकॉप्टर में बैठा ऑपरेटर रिमोट कंट्रोल के जरिए हवा में बाकायदा स्टीयर कर सकता है, मतलब उसकी दिशा बदल सकता है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस मैन इन द लूप तकनीक की सामरिक अहमियत और भी साफ हो जाती है। वो कैसे? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि समंदर एक खुला और खाली मैदान है जहां सिर्फ दुश्मन के जहाज होंगे, है ना? हाँ, फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। युद्ध के समय भी समुद्री रास्तों में भारी भीड़ होती है। वहां न्यूट्रल देशों के मालवाहक व्यापारिक जहाज होते हैं, बड़े तेल के टैंकर होते हैं और मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी होते हैं। समंदर खाली तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और रडार स्क्रीन पर हर बड़ा लोहे का ढांचा सिर्फ एक चमकते हुए ब्लिप की तरह दिखाई देता है। रडार ये नहीं बता सकता कि वो ब्लिप दुश्मन का जंगी जहाज है या कोई मासूम नागरिक मालवाहक जहाज। ओहो, और यहीं पर सबसे बड़ी कूटनीतिक और मानवीय आपदा का खतरा पैदा होता है। अगर एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल गलती से किसी न्यूट्रल देश के नागरिक जहाज से टकरा जाए तो उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे मैन इन द लूप हल करता है। मिसाइल के सेंसर जो डेटा और लाइव विजुअल्स हेलीकॉप्टर के ऑपरेटर को भेजते हैं, इंसान उन तस्वीरों को देखकर अंतिम क्षणों तक ये तय कर सकता है कि मिसाइल सही लक्ष्य की ओर जा रही है या नहीं। अच्छा, मतलब वो लाइव वीडियो देख रहा होता है? हाँ, मान लीजिए कि आपने दुश्मन के एक जहाज पर मिसाइल दागी, लेकिन वो जहाज चालाकी से किसी नागरिक जहाज के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। तो पुरानी मिसाइल शायद सामने वाले नागरिक जहाज पे गिर जाती हो। बिल्कुल गिर जाती, लेकिन अब ऑपरेटर हवा में ही मिसाइल का रास्ता बदल सकता है या जरूरत पड़ने पर उसे सुरक्षित रूप से समंदर में भी गिरा सकता है। यार, ये तो कमाल की बात है। यानी आप मिसाइल को दागने के बाद भी उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। ये लचीलापन युद्ध के मैदान में एक अभूतपूर्व नियंत्रण देता है। सही कहा। अब जब मिसाइल ने सही लक्ष्य चुन लिया है और ऑपरेटर ने भी उसकी पुष्टि कर दी है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि ये मिसाइल वॉर कैसे करती है, क्योंकि किसी लोहे के विशालकाय जहाज को डुबाना कोई आसान काम तो है नहीं। और यहीं पर NASAMSR के मारक रणनीति का वो पहलू सामने आता है जो दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो कौन सा पहलू है? पुराने समय की जो मिसाइलें होती थीं, वो अक्सर जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से यानी उसके डेक या सुपरस्ट्रक्चर पर टकराती थीं। इसका कारण ये था कि पुराने रडार सिस्टम जहाज के सबसे बड़े और ऊंचे हिस्से को ही अपना लक्ष्य बनाते थे। हाँ, और नोट्स में एक खास शब्द का बार बार जिक्र आ रहा है, वाटरलाइन हिट। एग्जैक्टली, वाटरलाइन हिट। तो ये नई मिसाइल जहाज के ऊपरी हिस्से पर नहीं, बल्कि ठीक उस लाइन पर प्रहार करने के लिए डिजाइन की गई है जहां जहाज का पतवार और समुद्र का पानी मिलता है। और डेक पर टकराने वाली मिसाइलों और वाटरलाइन पर टकराने वाली मिसाइलों के असर में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई मिसाइल जहाज के ऊपरी हिस्से पर लगती है तो वहां भयानक धमाका होता है, रडार सिस्टम टूट जाते हैं और आग लग जाती है। ये नुकसान बहुत गंभीर होता है। आग तो लगी जाएगी। हाँ, लेकिन एक आधुनिक युद्धपोत का जो क्रू होता है ना, वो अक्सर आग बुझाने में बहुत माहिर होता है। वे आग पर काबू पा लेते हैं और जहाज बुरी तरह डैमेज होने के बावजूद तैरता रहता है, डूबता नहीं है। ओहो, मतलब मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। वही तो। लेकिन जब NASAMSR वाटरलाइन पर टकराती है तो इसका लक्ष्य जहाज में आग लगाना नहीं होता, बल्कि समंदर के पानी को अंदर बुलाना होता है। खतरनाक।
और इसे अंजाम देने के लिए इसमें एक रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है ना? हाँ। ये फ्यूज कोई साधारण ट्रिगर नहीं है। ये मिसाइल के टकराने का इंतजार नहीं करता, बल्कि लगातार नापता है कि जहाज का बाहरी कवच कितनी दूर है, और भौतिक रूप से टकराने से महज 1 मिलीसेकंड पहले ये वॉरहेड को विस्फोट कर देता है। बिल्कुल। और इस विस्फोट से एक बहुत भारी शॉक वेव पैदा होती है जो जहाज के कवच को बुरी तरह फाड़ देती है। और क्योंकि ये छेद वाटरलाइन पर होता है, तो समंदर का टनों पानी उस बड़े छेद से जहाज के अंदर तेजी से भरने लगता है। आग को तो फिर भी बुझाया जा सकता है, लेकिन जब समंदर ही जहाज के भीतर घुसने लगे तो जहाज का संतुलन बिगड़ना तय है। वो चंद मिनटों में डूब सकता है। और इस भयानक मारक क्षमता के साथ ही हमारे दस्तावेजों में हाल ही में हुए एक सैल्वो टेस्ट का भी विस्तार से विवरण है। ये सैल्वो लॉन्च क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? सैल्वो लॉन्च का मतलब है कि एक ही हेलीकॉप्टर से या अलग-अलग प्लेटफॉर्म से एक के बाद एक कई मिसाइलें एक साथ दागी गईं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इस सैल्वो लॉन्च और सी स्कीमिंग को एक साथ जोड़कर देखूं, तो क्या ये ऐसा है जैसे कोई एक अकेला स्नाइपर शॉट लेने के बजाय भेड़ियों का एक पूरा झुंड एक ही शिकार पर अलग-अलग दिशाओं से एक साथ हमला कर रहा हो? बिल्कुल। भेड़ियों के झुंड वाली एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। मान लीजिए दुश्मन के जहाज पर बेहतरीन क्लोज इन वेपन सिस्टम लगे हैं, जिन्हें CIWS कहते हैं, जो तेज गति से गोलियां दागने वाली मशीन गनें होती हैं, जिनका काम इनकमिंग मिसाइलों को नष्ट करना होता है। हाँ, वो तो हर आधुनिक जहाज पर होते हैं। तो अगर आप एक मिसाइल भेजेंगे तो वो उसे आसानी से मार गिराएंगे। लेकिन अगर 4 या 5 मिसाइलें लहरों से बिल्कुल सटकर रडार की नजरों से बचते हुए अलग-अलग दिशाओं से एक साथ आ रही हों, तो क्या होगा? तो दुश्मन का रक्षा तंत्र पूरी तरह से भ्रमित और पंगु हो जाएगा। एक CIWS रडार और गन सिस्टम एक समय में एक ही लक्ष्य पर लॉक होकर उसे ट्रैक और नष्ट कर सकता है। एक बार में एक ही। हाँ, और जब कई NASAM SR मिसाइलें साल्वों में दागी जाती हैं, तो वे दुश्मन के रडार स्क्रीन पर एक साथ कई खतरों के रूप में उभरती हैं। चूंकि ये मिसाइलें लहरों के ठीक ऊपर उड़ रही होती हैं, इसलिए रडार इन्हें होराइजन के पार से नहीं देख पाता। अच्छा, क्योंकि पृथ्वी की गोलाई के कारण रडार की किरणें सीधी जाती हैं, जबकि मिसाइल नीचे पानी के पास उड़ रही होती है। एग्जैक्टली। तो जब मिसाइलें जहाज के एकदम करीब आकर रडार की सीधी रेखा में आती हैं, तब तक रक्षा प्रणाली के पास रिएक्शन का टाइम ही नहीं बचता। मतलब सिस्टम पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाता है। हाँ, उसे समझ ही नहीं आता कि पहले किस मिसाइल को निशाना बनाया जाए, और इसी कंफ्यूजन के उन चंद सेकंडों में मिसाइलें अपना काम कर जाती हैं। कमाल है। ये तकनीक न केवल दुश्मन की रक्षा प्रणाली को चकमा देती है, बल्कि सबसे कमजोर जगह पर एक घातक प्रहार भी सुनिश्चित करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि मिसाइल लॉन्च करने वाला हेलीकॉप्टर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दुश्मन की पहुंच से कोसों दूर एक सुरक्षित दूरी पर मंडराता रहता है। बिल्कुल, सेफ डिस्टेंस पर। लेकिन इन तकनीकी और सामरिक गहराइयों से बाहर निकलकर हमारे स्रोतों ने एक और बहुत ही अहम पहलू पर रोशनी डाली है, और वो है इस मिसाइल के निर्माण के पीछे का अर्थशास्त्र और हमारी सामरिक स्वतंत्रता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आखिर हमें इस स्वदेशी इकोसिस्टम की जरूरत ही क्यों है? हम दुनिया के कई देशों से बेहतरीन और अत्याधुनिक हथियार खरीद तो सकते हैं, है ना? हाँ, भारत तो लंबे समय से रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक रहा ही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म रक्षा रणनीति और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से सोचें, तो विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने का सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब कोई युद्ध लंबा खिंच जाता है। जाहिर है, किसी भी युद्ध में हथियार और कलपुर्जे नष्ट होते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपको लगातार स्पेयर पार्ट्स, अपडेट्स और मरम्मत की जरूरत पड़ती है। हाँ, और अगर हथियार विदेशी हैं, तो आपकी पूरी सैन्य क्षमता किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियों और उनकी कूटनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर हो जाती है। और इतिहास गवाह है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स, सैंक्शंस या बदली हुई विदेश नीतियों के कारण विदेशी सप्लायर कभी भी स्पेयर पार्ट्स या जरूरी कलपुर्जे देने से मना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे में अरबों रुपए देकर खरीदा गया बेहतरीन लड़ाकू विमान या मिसाइल सिस्टम बिना स्पेयर पार्ट्स के बस एक कबाड़ में बदल सकता है। सही बात है। इसीलिए नासिम्स SR का विकास केवल DRDO ने अकेले बंद कमरों में नहीं किया है। इस प्रोजेक्ट में भारत के प्राइवेट सेक्टर के भागीदारों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से MSMEs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिवली शामिल है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल के लिए सप्लाई चेन पूरी तरह से डोमेस्टिक है। चाहे वो मिसाइल का बाहरी ढांचा हो, सर्किट बोर्ड का कोई छोटा सा तार हो,
नेविगेशन सिस्टम का कोई वॉल्व हो या फिर उसका विस्फोटक हिस्सा, सब कुछ देश के भीतर अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बन रहा है। और जब देश के भीतर ही एमएसएमईज रक्षा निर्माण में इतने गहरे स्तर पर शामिल होते हैं तो एक ऐसा मजबूत रक्षा इकोसिस्टम बनता है जिसे बाहरी प्रतिबंधों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब युद्ध के समय अगर नौसेना को तुरंत 100 नई मिसाइलों की जरूरत पड़े तो घरेलू फैक्ट्रियां दिन रात काम करके उन्हें तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो बात इस प्रोजेक्ट को और भी खास बनाती है वो है इसकी स्पीड। रिसर्च और विकास के स्तर से लेकर ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब मिसाइल के पूरी तरह से तैयार होकर नौसेना के बेड़े का एक्टिव हिस्सा बनने तक का जो सफर है वो असाधारण रूप से तेज रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब सरकारी एजेंसियां और घरेलू प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर एक क्लियर गोल की ओर काम करते हैं तो भारत के भीतर ही वर्ल्ड क्लास रक्षा तकनीक विकसित की जा सकती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण और इन सारे दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और सशक्त तस्वीर उभर कर आती है। NES-SR सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है जिसे किसी इंटरनेशनल कैटलॉग से चुनकर खरीदा गया हो। बिल्कुल नहीं। ये हल्के है जो हेलीकॉप्टर को ज्यादा चपल और फुर्तीला बनाती है। ये स्मार्ट है क्योंकि कोई इंसान इसे बीच हवा में मैन इन द लूप तकनीक के जरिए कंट्रोल कर सकता है, जिससे निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये भेड़ियों के झुंड की तरह सैल्वो में हमला कर सकती है, जिससे दुश्मन के एडवांस रडार भी पंगु हो जाते हैं। और जहाज के सबसे कमजोर हिस्से वाटरलाइन पर अचूक वार करती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये भारत में भारत के लोगों द्वारा भारत की सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये समुद्री सामरिक खेल के हर नियम को जड़ से बदलने वाला एक साहसिक कदम है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये हमारी नौसेना को वो मनोवैज्ञानिक और सामरिक बढ़त दे रहा है जिसकी आज के इस अस्थिर और जटिल भू राजनीतिक माहौल में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और यहीं पर आज की इस चर्चा से जुड़ा एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन रिसर्च नोट्स और दस्तावेजों में तो सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन इस तकनीक की दिशा को देखकर दिमाग में जरूर कौंधता है। वो क्या? देखिए, आज हम उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां इस मैन इन द लूप तकनीक का जश्न मनाया जा रहा है, जहां एक इंसान हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठकर डेटा लिंक के जरिए एक साथ कई मिसाइलों को हवा में रास्ता दिखा रहा है। अभी इंसान के हाथ में पूरा कंट्रोल है। हाँ, वो इंसान ही तय करता है कि किस जहाज को बचाना है और किसे डुबाना है। लेकिन जरा भविष्य की ओर सोचिए। जिस अकल्पनीय स्पीड से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग विकसित हो रहे हैं, वो दिन कितना दूर है जब ये मैन इन द लूप पूरी तरह से एआई इन द लूप में बदल जाएगा। ये तो एक बहुत ही डरावना विचार है ना? तब शायद आसमान में निर्णय लेने के लिए कोई इंसान ऑपरेटर मौजूद ही नहीं होगा। तब शायद ये विशाल समुद्री युद्ध इंसानों की बुद्धिमत्ता का नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों के ठीक ऊपर सुपरसोनिक गति से उड़ते हुए ऑटोनोमस एल्गोरिदम के बीच शतरंज का एक बेहद तेज और खौफनाक खेल बन जाएगा, जहां मशीनें खुद सेकंड के 1000वें हिस्से में तय करेंगी कि कौन सा लोहे का ढांचा नागरिक जहाज है और कौन सा दुश्मन, और किस पर कब प्रहार करना है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया की नौसेनाएं सच में मशीनों को जीवन और मृत्यु का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने देने के लिए तैयार हैं? जब मशीनें बिना मानवीय संवेदना के फैसले लेने लगेंगी तो युद्ध के नियम किस दिशा में जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में सैन्य रणनीतिकारों, इंजीनियरों और मानवीय नैतिकता सबकी कड़ी परीक्षा लेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। तो इसी गहरे विचार के साथ श्रोताओं, हम आज के इस गहन विश्लेषण को यही विराम देते हैं। ज्ञान की परतों को उधेड़ने और दुनिया को बदलने वाली इन जटिल तकनीकों की गहराई में जाने की इस निरंतर खोज को हमारा सलाम। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजों की तलाश में लगे रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।